हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विक्ट्री पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर बेटर इन ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में बेटर स्कोर कैसे करें। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स कहने का मतलब है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो या फिर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल सीएचएसएल या फिर आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस की बात करें या फिर आप बात करें ट्वेल्थ लेवल एग्जामिनेशंस की, एनडीए एग्जामिनेशंस की या ग्रेजुएट लेवल सीडीएस की, इन सभी एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स ही पूछे जाते हैं और इसमें आपको एक निर्दिष्ट समय में एक लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर ऑप्शन मार्क करना होता है। तो आखिर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के पीछे कि काफ़ी सारे लोग अच्छे नॉलेज होने के बावजूद भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। स्कोर यहां मेरा कहने का मतलब है कि एक बेटर स्कोर। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, एक साइकिल शो किया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि फर्स्ट स्टेप रिवीजन है, सेकेंड स्टेप मॉक टेस्ट है, थर्ड स्टेप एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट है और चौथा स्टेप है टाइम टेकिंग क्वेश्चंस का। मतलब इन्हीं चारों चीज़ों के इर्द गिर्द आपके सारे एग्जामिनेशन सभी क्वेश्चन घूमते हैं और इन्हीं पे काम करने का ज़रूरत, काम करने की आवश्यकता आप सभी को है। तो सबसे पहले क्या ऐसा है कि हम रिवीजन तो करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन बेटर उसका आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं। तो इसको आज समझेंगे आज के टॉपिक में। और रिसेंटली आप देखिए कि एसएससी ने डिक्लेयर किया है कि 8 और 10 अगस्त 2022 को एग्ज़ाम होने वाला है टीयर 2 का। यहाँ पर तो काफ़ी कम समय रह गया है, 1 महीने का समय रह गया है। अगस्त में 8 और 10 तारीख को होगा, तो बेसिकली सिंगल डे ही होने वाला है। और यहाँ पे टीयर 3 एग्जामिनेशन के लिए आपको 10 दिन का समय और दिया गया है। तो हम इस पे बात करेंगे। हालांकि अब ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, फिर भी अगर आप चाहें तो बचे हुए समय में कुछ खास जो मैं बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी अपनाकर बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और ये प्रूवन मेथड है, मैंने खुद किया है, मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है और खुद से ही मैंने सोचा है कि ऐसा अगर करते हैं तो बेटर आउटपुट मिलता है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ माई स्कोर कार्ड ऑफ सीजीएल एग्जामिनेशन 2019। आप देख सकते हैं चाहे तो पॉज करके। ये मेरा प्रीलिम्स का स्कोर है, रॉ स्कोर भी दिया हुआ है और फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी दिया हुआ है। ये मेंस का स्कोर है यानी टीयर 2 का, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का। तो क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कोचिंग ली है या कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, मेहनत किया है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, 8 घंटे की जॉब करता हूँ। फिर भी मैंने तैयारी की, कुछ चीज़ों को सीखा, समझा और उसके बाद कुछ ऐसे रिजल्ट प्राप्त किए जिसके बारे में मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या रिसेंट ट्रेंड है। रिसेंट ट्रेंड कहने का मतलब कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ये मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, अलग अलग एग्जामिनेशन के अलग अलग ट्रेंड हो सकते हैं, बट एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसे लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री, ये काफ़ी बड़ा चंक है सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन का। 100 क्वेश्चन होते हैं तो 100%, तो बाकी जितने परसेंटेज हैं उतने ही क्वेश्चन अभी के ट्रेंड में पूछे जाने की संभावना है। तो यानी कि 60% प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर्स और डीआई। तो बचे हुए समय में ऐसा नहीं है कि आप इन चैप्टर्स पर काम नहीं कर सकते हैं। 1 महीने का समय यानी कि लगभग आपके पास 200 घंटे हैं जो आप एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हैं। रियलिटी की बात करें तो उस 200 घंटे में आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये बेटर हो। तो सबसे पहले आपको रिवीजन करना है टॉपिक वाइज, उसके बाद आपको मॉक्स तो आप दे ही रहे होंगे, मॉक्स कुछ कम करना है, मॉक्स आपको 8 से 10 मॉक्स ही देने हैं। और उसके बाद इन टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन मॉक्स में आ रहे हैं उसे आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। आगे और मैं बात करूंगा इस पे, ये एक छोटा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। तो देखिए कैसे आप बेटर कर सकते हैं। ये हमने साइकिल की बात की कि क्या है ऐसा कि हम करें तो बेटर आउटपुट मिल सकता है।
तो सबसे पहले देखिए कि रिवीजन कहने का मतलब कि आप जो रिवाइज कर रहे हैं वो आप सॉर्ट कर रहे हैं। अगर आप 1 साल की तैयारी करते हैं तो उसमें आपके पास 6 महीने रिवीजन के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एंड ऑफ द डे तक आप सिर्फ आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जाए, कॉन्सेप्ट पढ़ते जाए और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते जाए, और फिर जब आप रियल एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम में आपको बेटर आउटपुट देना है। मैं कभी नहीं कहता कि अभी जितने सिलेक्शन हो रहे हैं या जो भी व्यक्ति एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं सिर्फ वही उसके योग्य हैं। योग्य बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ फिर वही कंसेप्ट, वही बात आ जाती है कि किसने कितने बेटर तरीके से अपना रिवीजन किया, मॉक टेस्ट एनालिसिस किया, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस पे काम किया। तो यही स्टेप मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और यह अपने तरह का पहला वीडियो होगा यूट्यूब पर जो सिर्फ बात करेगा रिवीजन, मॉक टेस्ट एनालिसिस और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस के पैटर्न पर। तो चलिए हम देखते हैं, ये 4 साइकिल अपने आप में एक एक साइकिल से बना हुआ है। पहला जो साइकिल है वो रिवीजन का साइकिल है। रिवीजन एक्चुअली में होता क्या है? रिवीजन का मतलब है कि एक रिवाइज्ड एडिशन और फॉर्म ऑफ समथिंग। यहाँ पर मैंने रिवीजन की डिफिनीशन देने की कोशिश की है। रिवाइज्ड एडिशन कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो आप उसको छोटा करते हैं। रिवाइज करने के बाद आप उसमें कटौती करते हैं। जो काम का आपका हिस्सा है वो आपके पास रह जाता है और बाकी आप छोड़ देते हैं या कम ध्यान देते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो एक जो रिवाइज्ड स्ट्रेटजी है वो समय के साथ जब आपकी बेहतर होगी तो आप क्या करेंगे कि चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे जो भी आपके पास है। और रिवीजन क्या है? रिवीजन बेसिकली 2 टाइप्स यहाँ पर मैंने बताए हैं बिल्कुल बेसिक शब्दों में, रिवीजन ऑफ टॉपिक्स और रिवीजन ऑफ मॉक्स। ये बात ध्यान देने वाली है कि सिर्फ आप अपने कंसेप्ट बुक को रिवाइज करके बेटर स्कोर नहीं कर सकते हैं। कंसेप्ट बुक या नोट्स, मैं कंसेप्ट बुक ही शुरू से कहता हूँ। और मॉक्स, ये रिवीजन ऑफ मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहा है। वहाँ पर रिवीजन ऑफ टॉपिक्स के साथ साथ रिवीजन ऑफ मॉक्स को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको क्या करना चाहिए रिवीजन के लिए, कैसे करना है, आपको मैं बताता हूँ। थिंग्स यू मस्ट डू, यहाँ पर मैंने बताया है कि क्या आप करते हैं जिससे आप बेहतर रिवीजन कर पाएंगे। ये खुद से मेरा मैकेनिज्म है साइंटिफिक। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, फील किया, और इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये बता रहा हूँ। देखिए यूट्यूब पर ऐसे सैकड़ों वीडियोज हैं जिसमें आपको सभी लोग बताएंगे कि 30 सेकेंड में इस सवाल को कैसे करें, 1 मिनट में कैसे करें, 2 मिनट में कैसे करें, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई उस मैकेनिज्म को बात नहीं करता, उस प्रोसेस के बारे में डील नहीं करता है जिससे कि आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल मैकेनिज्म बिहाइंड स्कोरिंग better in objective mathematics, and this will be beneficial for every type of aspirants, चाहे वो CGL की तैयारी कर रहे हो, CHSL की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या अदर कोई भी एग्जामिनेशन की जहां आपको ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवीजन करने के लिए आपको नोट डाउन ट्रेंडी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न एंड देयर सॉल्यूशंस इन योर चैप्टर वाइज कंसेप्ट बुक। कहने का मतलब है कि आपको जो भी ट्रेंडी क्वेश्चंस है उसको आपको नोट डाउन करना है। ट्रेंडी क्वेश्चंस कहने का मतलब यहाँ पर मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न का क्वेश्चन जो भी है, प्रीवियस ईयर यानी हाल के वर्षों में जो क्वेश्चन उस परीक्षा में पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। तो व्हाट यू शुड डू नोट डाउन ऑफ दीज ट्रेंडी क्वेश्चंस। और यहाँ पर आपको करना है कि इसके पीछे के कंसेप्ट को भी रिवाइज करते रहना है। जब आप अपने नोट को बना रहे हो, कंसेप्ट बुक को बना रहे हो रिवीजन करने के लिए, तो इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट ही नहीं पढ़ने हैं, उसके साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न का हो और उसे रिवाइज करना है। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करना है रिवीजन करने के लिए, कि मेक योर रिवीजन डायनेमिक। डायनेमिक कहने का मतलब है कि ट्राई टू इनरिच योर कंसेप्ट बुक रेगुलरली। आप कंसेप्ट बुक को रेगुलरली इनरिच कर रहे हैं। डायनेमिक कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई नोट्स बनाया हुआ है, उस नोट्स में आपने
किसी भी टॉपिक को डील किया है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, फॉर्मूलाज लिखे हैं, बेसिकली हम यही लिखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो आपको उसको डायनेमिक कैसे बनाना है, जब आपके नोटबुक में उस पेज में कुछ आपके स्पेस दिए हुए होंगे, उस स्पेस पे आपको जो आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो रिसेंट एग्जामिनेशंस हुए हैं उससे मिलते जुलते हैं, उसको वहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। अगर क्वेश्चन आप नोट डाउन नहीं कर सकते हैं तो उस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसे नोट डाउन करना है। जैसे कि अगर आपको किसी सर्किल के कॉर्ड से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको मिलता है, कोई भी आपको कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिला, आपने सर्किल का नोट बनाया हुआ है, तो कॉर्ड के बारे में आपने लिखा है कि कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन ऐसे करना है, ट्रांसवर्स में ऐसे करना है, तो वहाँ पे अगर कॉर्ड से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिला तो उसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आप क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर सकते हैं तो उसका जो कंसेप्ट है, जिस मेथड से वो क्वेश्चन बन रहा है, उसे नोट डाउन करना है और फिर उसको रिवाइज करना है। इसके बाद तीसरा है कि मेक ए हैबिट ऑफ मिक्स्ड रिवीजन। मिक्स्ड रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड रिवीजन आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। कैसे? जब आप किसी भी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको ज्योमेट्री के 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं या फिर मेंसुरेशन के 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपको जब भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो मिक्स्ड पैटर्न के मिलते हैं, और इसीलिए जब मैं कंसेप्ट बुक ट्रेंडी क्वेश्चंस को नोट डाउन करने की बात करता हूँ तो यहाँ पर मिक्स्ड रिवीजन की बात की जाती है, यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आप एक साथ एक ही समय पर रिवाइज कर रहे हो, देख रहे हो। फोकस मोर ऑन दोज क्वेश्चंस विच आर टेकिंग टू मच टाइम इवन आफ्टर रिवीजन। आपको उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है रिवीजन करने के बाद भी। जैसे कि आप क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, उसे अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप वहाँ अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं तो रफ में अटैम्प्ट कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो अभी पूछे जा रहे हैं। और आप देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हम सब ने भी देखा है, सभी लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चीज़ को फील करते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप भूल जाते हैं या फिर उस टाइम आपको माइंड में क्लिक नहीं करता है, तो आप उसको क्या करेंगे? तो आपको ऐसे क्वेश्चन को स्पेशली टाइम देना है, और मैं तो कहूँगा कि एक स्पेशली आप कुछ टाइमर लगा के 90 सेकेंड या 2 मिनट का, जैसे कि लोग कहते हैं कि सारे क्वेश्चन 30 सेकेंड में ही कर लो, ऐसा नहीं है। आप जो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है उसे 2-3 मिनट में भी आप शुरू शुरू में करते हैं तो वो बेहतर है, क्योंकि ऐसे 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो आप जो क्वेश्चन अभी 2-3 मिनट में कर रहे हैं वो कुछ महीनों या कुछ दिनों के प्रैक्टिस में ही आपको कम समय में होने लगता है। जो 3 मिनट का क्वेश्चन है वो 1.5 मिनट में होगा। और फाइनली है कि मेक ए लूप ऑफ दिस टास्क 1 to 4। यहाँ पर जो मैंने बताया है टास्क, उसी टास्क को अगर आप एक लूप में कंटिन्यू करते हैं, देखिए कंसिस्टेंसी काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। कंसिस्टेंसी इज द की। इट डजेंट मैटर दैट यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ नोट्स। इट डजेंट मैटर कि आप इन टीचर्स के क्या क्वेश्चन, क्या नोट्स, क्या मटेरियल्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बात कंसिस्टेंसी की है। आपको क्या ऐसा करना है कि आप कम अप्रोच, कम समय में बेहतर आउटपुट ले सके। तो बेहतर आउटपुट लेने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन डायनेमिक रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वांट सेक्शन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी साइकिल का अगला जो लूप है वो मॉक टेस्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट होता क्या है? मॉक टेस्ट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, जो हम सभी को शुरू शुरू में नहीं पता होती है। मुझे भी पता नहीं थी, मैंने भी सीखा है और एक्सपीरियंस किया है। इट इज़ माई प्रैक्टिकल लर्निंग, आई एम टेलिंग यू। मॉक टेस्ट होता क्या है? मॉक टेस्ट इज अ सेट ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन सिमिलर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब एक ऐसा सेट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जैसा हो, मिलता जुलता हो। मतलब मॉक टेस्ट सीधी सीधी बात हो गई कि देखने में बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछला टॉपिक, पिछला जो क्वेश्चन पेपर है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हो, काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस हो, कुछ फालतू कैलकुलेशन भरे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटिव पेपर होना चाहिए जो कि ट्रेंड में है, लेकिन ऐसा नहीं जो इमेजिनेटिव हो। इमेजिनेशन वाला पेपर कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं आता है, नहीं तो एक साधारण एवरेज स्टूडेंट इतने अच्छे स्कोर प्रैक्टिस के बल पर नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने खुद किया हुआ है,
अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में 96 97 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लोगों को देख रहे हैं और अच्छे खासे तादाद में, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो उतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था जितना वो आपको बाहर से लगता है, और उस पर आप वैसे मॉक टेस्ट बनाने बैठ जाते हो। ये कुछ नहीं है, टाइम आपका किल कर रहा है। तो ऐसे मॉक टेस्ट से आपको दूर रहना है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पे दो तरीके का, फिर मैंने बोला है कि प्रीवियस ईयर सेट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिलीवेंट मॉक टेस्ट आप खुद से देख सकते हैं। एक सिंसियर एस्पिरेंट जो कि तैयारी कर रहा है कुछ समय से, 6 महीने से 1 साल से, उन्हें सब पता होता है कि कैसे मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, थिंग्स यू मस्ट डू। मॉक टेस्ट के संदर्भ में मॉक टेस्ट के लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द बेस्ट मॉक टेस्ट्स टू अटेम्प्ट एट फर्स्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और ये एक ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चन है जिससे आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप इसको पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपके माइंड में छप जाता है, पूरा एक पैटर्न बन जाता है। जैसे कि अगर किसी ने सिर्फ फास्ट बॉल खेलने की किसी बैट्समैन ने प्रैक्टिस की है और उसे जब स्पिन बॉल दिया जाता है तो काफ़ी आसान होने के बावजूद भी जो एक एवरेज बैट्समैन जो दोनों तरीके के गेंद की प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसके मुकाबले बेहतर खेलता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हर तरीके के क्वेश्चन की, हर तरीके के बॉल खेलने की एक बैट्समैन को। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हर तरीके के गेंद खेलने की एक, आपको कह सकते हैं कि पैटर्न देता है, जो आपके माइंड में रहता है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड कम इन एग्जामिनेशन एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। तो यहाँ पर आपको कब पता चलता है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हो। ऑलवेज ट्राई टू टेक अ मॉक टेस्ट इन वन गो। दूसरा चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या मॉक टेस्ट हो, अगर आपका 2 घंटे का है तो आपको 2 घंटे में ही देना है, अगर आपका 1 घंटे का है तो आपको 1 घंटे में ही देना है। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट आपने मॉक टेस्ट दिया और फिर आप उठकर कुछ खाने चले गए, कुछ गेम खेलने चले गए, कुछ वीडियो देखने चले गए, या फिर कुछ आराम कर लिया। This will not be beneficial for anyone who is serious about competitive examination. You have to take mock test in one go. एक गो में, एक बैठक में आपको पूरी मॉक टेस्ट खत्म करनी है, चाहे आपका परफॉर्मेंस कैसा भी हो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस वाइल अटेम्प्टिंग ए मॉक। मॉक अटेम्प्ट करते समय डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। जब भी आप जहाँ भी मॉक टेस्ट दे रहे हो वो शांत होना चाहिए। अगर आपको दिन में डिस्ट्रैक्शन होता है तो आप रात में भी दे सकते हो। बाद में एग्जामिनेशन के टाइम कुछ दिन पहले आप एडजस्टमेंट कर लेना 2-4 मॉक दे के। तो डिस्ट्रैक्शन कभी भी मॉक देने के टाइम नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से ये भी मतलब है कि आप बीच में कोई फ़ोन यूज़ ना कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, कुछ खा पी नहीं रहे हो, टॉयलेट नहीं जा रहे हो, यानी कि जैसा एक रियल एग्जामिनेशन में होता है वैसा ही हो। और उसके बाद मैंने लिखा भी है कि ऑलवेज टेक मॉक टेस्ट एज रियल एग्जामिनेशन एंड थिंक अबाउट व्हाट कुड हैव डन टू मैक्सिमाइज द स्कोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मॉक टेस्ट देते टाइम हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करना है, ये तो नॉर्मल है, ये तो अपने ही लैपटॉप का है, अपने ही मोबाइल का मॉक टेस्ट है, इसे बाद में रिवाइज कर लूँगा, कुछ चीज़ें छूट रही है बाद में देख लूँगा, या फिर इसको छोड़ो, ये अभी प्रैक्टिस नहीं करना है, इसे बनाने का मूड नहीं है, इस पर टाइम नहीं देना है, इस पर सर नहीं खपाना है। नो नो नो, ऑलवेज टेक मॉक टेस्ट एज रियल एग्जामिनेशन एंड थिंक अबाउट व्हाट कुड हैव डन टू मैक्सिमाइज द स्कोर। मॉक टेस्ट को हमेशा रियल एग्जामिनेशन के जैसा लेना है, और कभी भी ये कोशिश करना है मॉक देते समय कि मैक्सिमम स्कोर कब आए। 1 से 100 तक अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको स्किप करना है, जैसे कि आपने बहुत सुन रखा होगा कि स्किप करो, तो स्किप करो। आपको स्किप करके स्कोर तो मैक्सिमम करना है ना। अगर आपको लगता है कि आप 1 गो में अच्छा करो, 1 गो में ही करो। मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करके स्कोर लाना है, ये हमेशा माइंड में रखना। मॉक टेस्ट का पर्पस यही होता है कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, वो भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। और ये हैबिट अगर आपकी बन गई तो आप एग्जामिनेशन में फोड़ दोगे, अच्छे स्कोर करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कैसे? जब आप हर एग्जाम में, हर टेस्ट में ये आपने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम स्कोर करूं। एनालाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। जब भी आप क्वेश्चन को देखो, एक सेट को देखो, तो उसके हर पहलू पर विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ अटेम्प्ट करूंगा तो बेटर स्कोर कर सकता हूँ। क्योंकि ओवरऑल कंपटीशन क्या है, आपको अच्छे स्कोर ही तो करने हैं, आपको ज़्यादा अटेम्प्ट ही तो करने हैं, और आपको एक्यूरेसी ही तो मेंटेन करनी है।
तो इट इज योर पर्सनल चॉइस और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दिस दैट हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट attempt these mock tests, attempt those mock tests, but nobody is sincerely talking about the mechanism behind the mock tests and how to take mock test for better results, how to use, how to analyze the questions, the concept behind every questions, how to do note making, how to build concepts using mock. आप यकीन नहीं करोगे, मेरी जो प्रिपरेशन है, क्योंकि मैं वर्किंग था तो मॉक टेस्ट में मैंने लगभग 80% अपनी जो प्रिपरेशन है वो मॉक टेस्ट से ही की है. 80% प्रिपरेशन मेरी मॉक टेस्ट से हुई है. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास ज़्यादा या तो किसी टीचर से पढ़ने का टाइम नहीं था या फिर बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की उतनी मेरे पास समय नहीं थी कि मैं एक एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं. मैंने सिर्फ ट्रेंडी क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट जो मैं बता रहा हूं मैंने वही चीज़ें की हैं और यकीन मानिए यही काम करता है. इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है कि आपको लगेगा कि ये नहीं होगा वो करना चाहिए. नहीं, आपको एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करना है एंड देन यू विल रियलाइज दैट यस दिस इज द राइट मेथड टू डू दिस. और जब आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा. मॉक टेस्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फील किया है कि बी इंथुसियास्टिक. अपना मनोबल कभी नीचे नहीं गिरने देना है. If you are enthusiastic about a particular goal, you will be so excited that you will do your best in order to achieve it. अगर आपके 120 मार्क्स ही आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि कैसे बढ़ाऊं. तो इंथुसियाज्म कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपका कोर्स बिक रहा है या फिर कोई आपका बुक है कि आप उसे पढ़ लोगे तो आपका इंथुसियाज्म डेवलप होगा. नो, इट इज फ्रॉम इनसाइड. ये आपका अंदर से आ रहा है और इंथुसियाज्म डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आप बेटर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो. क्योंकि आपको इंथुसियाज्म काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है. मैं बता देता हूँ, मैंने खुद ऐसा फील किया है. एक समय ऐसा होगा कि जब आपके 130-40 मार्क्स आ रहे होंगे मॉक्स में या फिर प्रीवियस ईयर सेट्स में. होता है ऐसा जब आप नए होते हैं, क्योंकि हर इंसान किसी भी चीज़ की शुरुआत करता है तो जीरो से ही करता है. ऐसा नहीं है कि किसी ने पहली बार मैथमेटिक्स पढ़नी शुरू की तो उसने सीधा सीधा अलजेब्रा से शुरू किया, सीधा सीधा ज्योमेट्री से शुरू किया या फिर सीधा सीधा कैलकुलस से शुरू किया. हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है और यह सभी मैकेनिज्म जो है ये पर्सनल बिल्डअप पे है, आपके अपने हैबिट्स पे है. जैसा आपका हैबिट होगा उसी हिसाब का आपका मैकेनिज्म, आपका पाथवे रेडी होता जाएगा. तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो बी इंथुसियास्टिक. आपको हमेशा इंथुसियाज्म अपना बनाए रखना है और यकीन मानिए यह काम करता है काम. ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स मिलेंगे. मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से काफ़ी बेटर रिजल्ट प्राप्त किया और मैं आने वाले दिनों में जब अगर इस चैनल को कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आपको ज़रूर ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जब आपको लगेगा कि नहीं ऐसा भी होता है. ये कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है कि नहीं ये काम करूँगा तभी होगा. ये सभी जानते हैं बट नो बडी इज टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पर मैं बताया था कि रिवीजन है, मॉक टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है. देखिए एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट से ही रिलेटेड है कि आपको कैसे एनालाइज करना है. और टाइम टेकिंग क्वेश्चन फिर उसके बाद हम लोग देख. क्वेश्चन में क्वेश्चंस विच आर टेकिंग टू मच टाइम. टाइम टेकिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? कैसा भी स्टूडेंट हो, कैसा भी एस्पिरेंट हो, कितना भी नॉलेज वाला बंदा हो, लेकिन अगर वो टीटीक्यू में फंस गया, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस में फंस गया तो उसका वो पेपर खराब हो जाएगा. कोई नहीं बचा पाएगा. अगर आपने टीटीक्यू को 4-5 टीटीक्यू को एक साथ एक बार में अटेम्प्ट कर लिया, आप उसमें फंसते चले गए, योर माइंडसेट, योर थिंकिंग, योर कैलकुलेशन स्पीड, एवरीथिंग विल बी डाउन. एंड उसके बाद आपको लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ एग्जामिनेशन. सो हमेशा ये आपको कहते हैं ना कि जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ के पीछे जा रहे हो तो उसके कुछ जो लूप होल्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो ये टीटीक्यू ऐसी ही चीज़ है. टाइम टेकिंग क्वेश्चंस क्या है जो ज़्यादा समय लेती है. रिलेवेंट टीटीक्यू भी होते हैं, इरिलेवेंट टीटीक्यू भी होते हैं. देखिए रिलेवेंट टीटीक्यू मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं जो हूबहू एग्जामिनेशन में भी आते हैं और लोग उसको पहले सोचते हैं कि ये टाइम टेकिंग है, लेकिन यकीन मानिए जब आप उसे रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ
तो आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बेहतर हो सकता है। टीटीक्यू पर अगर मैं बनाऊं तो एक स्पेशल वीडियो बन सकता है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आपको बता सकता हूं कि क्या है टीटीक्यू के पीछे का फंडा और क्यों टीटीक्यू आपका पेपर बनाने की भी क्षमता रखता है और ख़राब करने की भी क्षमता रखता है। तो इर्रिलेवेंट टीटीक्यू से हमेशा दूर रहो, खास करके कुछ मॉक्स में इर्रिलेवेंट टीटीक्यूज होते हैं, उनसे तो आपको दूर रहना ही है। रिलेवेंट टीटीक्यू कौन पहचानेगा? वो जो रिवीजन, कंसेप्ट बुक और मॉक टेस्ट का एनालिसिस डिटेल में करता है, काफ़ी टाइम के साथ करता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ सॉल्यूशन देखा आगे बढ़ गया, उसे टीटीक्यू इर्रिलेवेंट और रिलेवेंट में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब वो पूरे समय के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ उसका एनालिसिस करेगा तो उसको पता लगेगा कि नहीं, रिलेवेंट टीटीक्यू ये है, इसको अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो ये मेरा समय तो कुछ बचाएगा, कुछ लगेगा भी, लेकिन ये मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। अगर एग्जाम में आपने रिलेवेंट टीटीक्यू 3-4 सॉल्व कर दिए जो एक 1 मिनट 30 सेकेंड या 1 मिनट 40 सेकेंड वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा कि आप देखेंगे कि आने वाले क्वेश्चन को आप, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो 50 सेकेंड या 1 मिनट के थे उसको आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड में कर रहे हैं, क्योंकि टीटीक्यू कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करता है। यानी एग्जामिनेशन में वो बॉल है जो यर्कर था और जिसपे आपने 6 किया। तो ऐसे होते हैं रिलेवेंट टीटीक्यू। जब आप 2-3 यर्कर पे 6 करते हो तो आपको गेंद फुटबॉल की जैसे दिखती है, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता। तो रिलेवेंट टीटीक्यू अगर एग्जाम में आपके बल्ले के बीचों बीच लगता है, देन यू विल रॉक। तो यहाँ पर थिंग्स यू मस्ट डू, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हैं? डेवलप द आर्ट ऑफ स्किपिंग। ए आर्ट ऑफ स्किपिंग जो मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि इर्रिलेवेंट टीटीक्यू को हमेशा स्किप करो। और खास करके अगर आप बिगिनर है, तो बिगिनर जो भी है किसी भी फील्ड में, तो वहाँ पर इर्रिलेवेंट चीज़ों को स्किप ही करता है। जरूरी जो है पहले उसे देखता है। ट्राई टू टेक ऑल रिलेवेंट क्वेश्चंस फर्स्ट। हमेशा रिलेवेंट क्वेश्चंस को पहले देखना है। After analysis and revision of a mock test, thoroughly attempt TTQs again and again. ये मैंने बताया ना कि जब आप TTQ को रिवाइज करते हो और TTQ जब आप एग्जाम में हिट करते हो, देन आपका बाकी का जो एग्जामिनेशन है वो तो आप पूछो ही मत, उसका एक अलग ही लेवल हो जाता है आपके माइंड का। तो ये कैसे होता है? जब आप मॉक्स में कुछ रिलेवेंट TTQs को देखते हो और उन टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को आप करते हो, बार बार थॉरोली एनालाइज करके उसको आप अटेम्प्ट करते हो अगेन एंड अगेन, तो आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और खास करके टीटीक्यूज होते कहाँ हैं? कुछ टीटीक्यूज ज्योमेट्री में होते हैं और कुछ होते हैं अलजेब्रा में, कुछ होते हैं मेंसुरेशन में। जो मैंने अभी डायग्राम में 60% वाला पोर्शन बताया है, मैक्सिमम टीटीक्यूज उसी सेक्शन से होते हैं। तो यानी कि जो आपको अच्छे मार्क्स दिला रहा है उसके पीछे आपको मेहनत करनी है। फ्री में कुछ नहीं मिलता, आप अगर समय देते हो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी परिणाम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सिर्फ इजी पोर्शन को कवर किया एंड देन यू विल ट्राई टू गेट 180 190। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कभी ऐसा इमेजिनेशन भी नहीं करना चाहिए कि मैंने इतने कम समय में इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और फिर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 180 नंबर आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है। आपको समय देना होगा, थोड़ा उस पर काम करना होगा और तब आप जरूर करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने खुद किया है। फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस किया है ये मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर रहा हूँ। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को कि ये अच्छा है ये खराब है। ये आपको ट्राई करना है और तब आप खुद से ही फर्क देख सकते हो। एंड अगेन आई एम सेइंग, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट टेक दीज मॉक टेस्ट्स एंड दोज मॉक टेस्ट्स। इफ पॉसिबल मेक अ नोट ऑफ टीटीक्यूज आफ्टर एनालिसिस ऑफ एवरी मॉक टेस्ट। जैसे मैंने बताया ना कि कंसेप्ट बुक में आपको क्वेश्चन नोट करना है, तो कंसेप्ट बुक में जब आप क्वेश्चन नोट कर रहे हो तो हो सकता है कि उसमें आपका जगह हो, तो जगह अगर साइड में बचा हुआ है तो उसमें आप टीटीक्यूज को नोट कर लो छोटे में, और नहीं तो टीटीक्यूज के पीछे कंसेप्ट नोट कर लो। वहाँ पे आपका उस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट भी है, कुछ क्वेश्चन भी है और फिर टीटीक्यू भी हो गया। और रिवाइज जब कर रहे हैं तो इसको कर ही रहे हैं, रिविजन तो आपका वीकली चल ही रहा है। तो टीटीक्यूज आप एग्जामिनेशन तक, अगर आप 6 महीने पहले से भी टीटीक्यूज कलेक्ट कर रहे हो तो आपका एग्जामिनेशन तक 150-200 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे। और यकीन मानिए 15 से 20 टीटीक्यूज, चाहे वो कोई मॉक टेस्ट हो, रिलीवेंट मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ कैलकुलेटिव या लेंदी क्वेश्चंस की,
तो अगर आपका टीटी क्यूज कलेक्ट हुआ है तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। वो सीधा सीधा आपको छपेगा माइंड में कि अरे यहाँ से ये मैंने नोटबुक में लिखा हुआ था और ये क्वेश्चन ऐसे सेम टाइप का आ गया, एंड देन वही फिर रिलेवेंट टीटी क्यू को आपने अटेम्प्ट किया और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। आपने एग्जामिनेशन में एकदम अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस किया। एंड अगेन आई हैव filled this in my examination. मेक TTQ पार्ट ऑफ योर रेगुलर रिवीजन पार्ट। TTQ को हमेशा रेगुलर रिवीजन प्लान का हिस्सा बनाना है। एंड ट्राई टू मेमोराइज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग देम। कोई भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसके पीछे दो फंडा होगा, या एक होगा कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, और या होगा कुछ स्टेप है उसमें, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी आम क्वेश्चन से हट करके है, जो नॉर्मल आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसी टॉपिक के। तो उसमें आप क्या कर सकते हो। कोई कहता है कि मैथ में मेमोराइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे सारा मैथ मेमोराइजेशन का ही गेम है। मेमोराइजेशन अगर आपका नहीं है स्टेप्स का, तो आप जाइए 2 घंटे में 100 की जगह आप 30 क्वेश्चन करके आइए, 50 क्वेश्चन करके आइए, 60 कर लेंगे बहुत करेंगे तो। लेकिन अगर आपका स्टेप मेमोराइज है देन यू विल स्कोर 90 क्वेश्चंस, 95 क्वेश्चंस। तो मेमोराइज करना है स्टेप को, और टीटी क्यूज के लिए खास करके, क्योंकि टीटी क्यूज हमेशा मैं बोलता रहा हूँ कि एग्जाम आपका बनाता भी यही है और ख़राब भी यही करता है। अगर किसी को एक गो में 4-5 मिल गया ना, फिर ख़त्म। उसका पेपर का वो जो लेवल है ना, चाहे जितना भी लो हो, जितना भी साधारण हो या एवरेज हो, वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीटीक्यू में फंसे 15-20-25 मिनट गए उनके, और फिर जब वो लौट के आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट जाता है। ये माइंड गेम है, एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं है, माइंड गेम है। तो माइंड गेम को पूरी प्लानिंग के साथ आपको खेलना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में कैसे स्कोर करें इस पे मैंने चर्चा किया, रिवीजन पर, मॉक टेस्ट पर, एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट पर, और टाइम टेकिंग क्वेश्चन पर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से और आप कुछ सीख पाएंगे। मैंने जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है प्रिपरेशन के दौरान, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।